हेलो एवरीवन, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग में। और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं। क्लास 8 का पाठ नंबर 12। हमारे इस पाठ का नाम है पानी की कहानी। लास्ट वीडियो में बच्चों हम इस चैप्टर को रीड किया था और उसको अच्छे से समझ लिया था। इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। अगर जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो चैप्टर को लास्ट वीडियो को देखिए और चैप्टर को अच्छे से समझिए, ताकि आप सभी को प्रश्न उत्तरों को करने में कोई परेशानी ना हो, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाठ से जो संबंधित प्रश्न है, यानी कि पाठ से प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। यानी कि लेखक को जो ओस की बूंद है वो कहाँ मिली। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानेंगे। लेखक जब बेर की झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तभी मोती सी एक बूंद उसके हाथ पर आ पड़ी। लेखक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह बूंद लेखक की कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। चलिए एक बार इसको हम समझते हैं कि जब एक बार लेखक बेर का पेड़ होता है, बेर की जो झाड़ी होती है, यानी कि वैसे तो पेड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो उसकी वो टहनियाँ होती हैं ना वो पतली पतली झाड़ियों की तरह दिखाई देती है, तो इसलिए हम उसको बेर की झाड़ी बोलते हैं। जब लेखक बेर की झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था, यानी कि वहाँ से जा रहा था, तभी एक पानी की बूंद, यानी कि ओस की बूंद भी कह सकते हैं, पानी की बूंद भी कह सकते हैं, जो ओस की बूंद है वे अचानक उसके हाथ पर गिरी। यानी कि जहाँ कलाई होती है ना, कोहनी और हाथ के बीच का जो एरिया होता है वो कलाई बोलते हैं ना उसको, तो कलाई पर गिरी। लेकिन लेखक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन एकदम उस पानी की बूंद को देखकर लेखक हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। और देखते ही देखते, क्योंकि पानी तो बहेगा, एक जगह पर रुक कर नहीं रह सकता बिना किसी सपोर्ट के, तो जब लेखक की कलाई पर से वो सरक कर उसकी हथेली पर आ गई। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। यानी कि जो ओस की बूंद है उसको गुस्सा क्यों आया और घृणा से क्यों कांप उठी। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। बूंद जब पेड़ पर से पृथ्वी पर गिरी, यानी कि जब बूंद पहले पेड़ पर थी, लेकिन पेड़ से कहाँ गिरेगी, जमीन पर गिरेगी। पेड़ से जब पृथ्वी पर गिरी तो उसका सारा शरीर भारी क्रोध और घृणा से कांप गया। उसे पौधे की जड़ ने अपने में समा लिया और उसे अपना पोषण किया। उसकी इस क्रिया में बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। देखो वो क्या कहना चाह रहा है कि जब जो बूंद पेड़ पर होती है वो पेड़ से कहाँ गिरती है, पृथ्वी पर गिरती है, तो उसका देखो जब आसमान से बेटा बारिश होती है या कुछ भी होता है, जो पानी आता है वो पहले कहाँ जाता है, पेड़ों पर गिरेगा, और फिर पेड़ से वो बूंद है जो पानी है वो कहाँ आएगा, वो ज़मीन पर गिरेगा। तो इसमें उस ओस की बूंद ने यही बताया है कि जब वो पेड़ से ज़मीन पर गिरी है तो ज़मीन पर गिरने के कारण, जब यानी कि हम हैं, अगर हम छत से कहीं से अगर हम नीचे गिर जाते तो हमारे शरीर में दर्द होता है, तो बूंद भी यही कहना चाह रही है कि जब वो पेड़ से ज़मीन पर गिरी है, गिरने के कारण
उसका सारा शरीर क्रोध और घृणा से कांप गया है। और फिर जड़ ने, यानी कि जब वो पेड़ की जड़ों के आसपास गिरी है तो जड़ ने उसे अपने अंदर समा लिया, पानी को ज़मीन ने सोख लिया है और फिर उससे अपना पोषण किया, क्योंकि पानी पौधों के लिए तो वो भी एक खाना ही होता है। फिर उससे पोषण किया और उसकी इस क्रिया में बूंद का जो अस्तित्व था, यानी कि जो बूंद की पहचान थी, वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 3। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या फिर पुरखा क्यों कहा है? अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में तो सभी को पता होगा, अपने साइंस में भी पढ़ा होगा, लेकिन पानी ने इसे अपना पूर्वज और या फिर पुरखा क्यों कहा है? तो सबसे पहले हम जानेंगे पूर्वज कौन होते हैं। पूर्वज होते हैं जो हमसे पहले हमारी पीढ़ी के लोग होते हैं, यानी कि हमारे दादा परदादा, फिर उनके दादा, फिर उनके दादा, यानी कि जो भी इस दुनिया में नहीं है, यानी कि जो हमारी जो पिछली पीढ़ी के हमारे पापा हैं, दादा हैं, फिर उनके भी दादा थे, हमारे परदादा थे, उनके दादा थे। तो इन पिछली पीढ़ियों से जो लोग थे उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे पूर्वज बोलते हैं। तो पानी ने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज क्यों बताया है? तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। जब पृथ्वी व उसके सहायक उपग्रहों का जन्म भी नहीं हुआ था, यानी कि जब तक ना तो पृथ्वी बनी थी, ना ही कोई उपग्रह ग्रह कुछ भी नहीं बना था, बस वो बनने के लिए उनकी शुरुआत ही हुई थी, तब तक कुछ भी प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं था। तब भी, यानी कि उस समय भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसी गैसें जरूर थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें विद्यमान थी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी कि जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी का निर्माण हुआ और उन दोनों गैसों के मेल से पानी का निर्माण हुआ, यानी कि जब पृथ्वी बनी है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों को मिलाकर पानी का निर्माण किया गया। तो इसलिए पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा है। क्यों? देखो, हमारे पूर्वजों के कारण ही तो हम हैं। हमारे दादा थे, फिर हमारे परदादा थे, फिर हमारे उनसे दादा पैदा हुए, फिर हमारे पापा पैदा हुए, फिर हम हुए। तो हम अपने पूर्वजों से ही तो पैदा होते आ रहे हैं। तो यही पानी ने कहा है कि क्योंकि पानी कहाँ से बना था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना था। तो इसलिए उसने कहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के पूर्वज हैं। ये था प्रश्न नंबर 3। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उन्होंने क्या कहा कि जो पानी की कहानी है, तो हमारे पाठ का नाम है, इसके आधार पर, यानी कि जो आप अपने पानी की कहानी से पाठ पढ़ लिया है, उस पाठ की कहानी के आधार पर पानी का जन्म और जीवन यात्रा, यानी कि पानी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, और उसकी जीवन यात्रा के बारे में बताना है कि वो कब कहाँ से चलकर कहाँ जाती है, क्या करती है, तो उसकी जीवन के बारे में हमें बताना है। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। पृथ्वी पर पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मिश्रण से हुआ, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनी थी? भाप बनी थी। तो भाप से क्या होता है? देखो, अगर पानी उबलना रखते हैं, पानी उबलना उस पे गैस पे रखते हैं, उसको हम ढक देते हैं, लेकिन जब वो पानी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उबलने लगता है, उसमें से वो एक गैस निकलती है, धुआं टाइप सा, जो हवा निकलती है, जो भाप निकलती हैं। अगर हम उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं तो वो भाप से क्या बनता है? पानी बन जाता है। आपने कभी देखा होगा प्लेट के ऊपर पानी पानी से की बूंद निकल जाती है, तो उसमें वही था
जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सर किया था, उनका मिश्रण किया था, तो उनसे कुछ भाप निकली थी और जिससे पानी का विकास हुआ था। तो पृथ्वी पर जो पानी का जन्म है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मिश्रण से हुआ। इन दोनों गैसों में रासायनिक क्रिया होने पर ये बादल का रूप लेकर फिर क्या हुआ, जैसे कि वो पानी हुआ, फिर जो रासायनिक क्रिया थी हमारी उससे वो क्या हुआ, बादल बन गए। बादल का उन्होंने रूप ले लिया। अब बादल होते हैं तो क्या होता है, बारिश आती है। तो धरती पर पानी के रूप में फिर से आ गई और बर्फ़ के रूप में उसके बाद फिर बादल, फिर पानी, फिर कभी वो स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ पिंग, फिर क्या होता है वापस से फिर भाप के कारण बादल बन जाते हैं, फिर बारिश होती है, फिर पानी नीचे आता है, फिर उल्टा चला जाता है, फिर नीचे आता है। तो ऐसे ही यह सिलसिला करोड़ों वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई और पानी भी अपने अस्तित्व में आ गया। और फिर क्या हुआ, पानी भी अपने अस्तित्व में आ गया, क्योंकि पहले तो वो क्या रहती थी, बर्फ़ रही थी, फिर लेकिन जैसे जैसे वो क्या हो गई, पानी अपने सही रूप में परिवर्तित होने लगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए। कहानी के शुरुआती हिस्से को और समाप्त वाले हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यानी कि जब वो ओस की बूंद लेखक को आप बीती, यानी कि उसके ऊपर क्या बीती है, अपनी बातें बताते हुए वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। तो चलिए उत्तर पढ़कर जानते हैं। ओस की बूंद यह प्रतीक्षा कर रही थी कि कब सूर्य उदय हो, यानी कि कब सूरज निकलेगा और मैं अपनी कहानी लेखक को सुनाऊं। ये थे हमारे पाठ से प्रश्न। आगे है बच्चों पाठ से आगे के प्रश्न और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि पानी की लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई। यानी कि एक तो जल चक्र, वाटर साइकिल, और एक जो पानी की कहानी है, इस दोनों को पढ़ के देखना आपको, इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, और लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई। तो चलिए उत्तर पढ़कर जानेंगे। धरती पर से जल का वाष्प के रूप में बादल बनना। पहले क्या होता है, धरती पे जो जल है यानी कि जो पानी है वो क्या होता है, वाष्प बनकर आसमान में उड़ जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, वो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो बारिश होती है, लेकिन फिर से वो पानी बनकर ज़मीन पर आता है, फिर वो पानी बहकर नदियों में जाता है, नदियों से फिर कहाँ होता है, समुद्र में चला जाता है, लेकिन फिर से वो भाप बनकर क्या होता है, आसमान में जाता है, फिर बादल बनेंगे, फिर से बारिश होती है, फिर नदी के रूप में बहेंगे और फिर समुद्र में जाकर मिल जाएंगे, फिर से भाप बनेगी। तो ऐसे जल चक्र चलता रहता है, बारिश होएगी, पानी फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो ऐसे ये वाटर साइकिल चलता रहता है। तो लेखक ने विस्तार से पानी के बनने और उसके हर क्षण बनने की प्रक्रिया को बड़े ही सुंदर ढंग से पाठ में प्रस्तुत किया है। और वाटर साइकिल से तो हमें ये पता चलता है कि बादल आ गए हैं, पानी, बारिश होगी, पानी नीचे आएगा, नदी के रूप में बहेगा, समुद्र में जाएगा, वाष्प बनकर, भाप बनकर फिर से ऊपर उड़ेगा। ये तो हमें जल चक्र से पता चलता है। लेकिन पानी की जो कहानी है इस पाठ में लेखक ने बताया क्या है कि जो सबसे पहले ये पानी बना ही कैसे था, उस सभी के बारे में हमें बताया है।
ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। आगे चलते हैं बच्चों अब प्रश्न नंबर 2 पर। पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। यह आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। देखो कि जो पानी की कहानी है, यानी कि जो वो ओस है, वो स्वयं खुद अपनी कहानी लेखक को सुना रही है और लेखक सिर्फ श्रोता यानी कि सिर्फ सुनने वाला। लेखक ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उस बूंद की बातें सुन रहा है। तो आप इस आत्मकथात्मक शैली में, आप इस कहानी की शैली को देखते हुए आप भी किसी एक ऐसी वस्तु को चुनिए और उसके बारे में लिखिए। देखो, ओस की बूंद कहानी में लेखक श्रोता है, यानी कि इस कहानी में लेखक केवल सुनने वाला है। श्रोता किसको बोलते हैं? सुनने वाले को। ठीक उसी तरह हमारे आसपास भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक उसी तरह हमारे आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे बहुत कुछ कहती हैं, मगर हम सुन नहीं पाते। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में, अगर बेटा देखो, अगर ध्यान से देखते हैं उसके बारे में, अगर हमें कुछ सोचते हैं, तो हमारे घर में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमें कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन हम उनकी बातों को सुन नहीं पाते, हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते। आज ओस की कहानी की तरह मैं आपको एक पेड़ की कहानी सुनाती हूँ। किसकी कहानी की? वो तो एक ओस की बूंद की कहानी थी कि वो बूंद क्या कहना चाह रही है। तो उसी तरह मैं आपको एक पेड़ की कहानी सुनाती हूँ कि पेड़ क्या कहना है। अगर कोई भी, अगर हमारे पास पेड़ है, हमारे घर में भी है या फिर हमारे गली में है, आसपास में भी अगर कोई पेड़ है, तो वो पेड़ हमें क्या कहना चाहता है। तो मैं आप सबको उस पेड़ की कहानी बताती हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। एक दिन मैं गर्मी में कॉलेज से घर आ रही थी, यानी कि गर्मी में कॉलेज से, स्कूल से घर जा रही थी। आधे रास्ते में मैं आकर थक गई। चारों ओर सूर्य अपनी तपिश से सबको गर्मी दे रहा था। अब देखो, गर्मियाँ होती है, कितनी तेज़ धूप होती हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब मैं आधे रास्ते में आ गई थी तो मुझे गर्मी के कारण थकान हो गई थी और सूरज अपनी तपिश यानी कि अपनी गर्मी के कारण सबको बहुत गर्मी दे रहा था, तपा रहा था। मैं पेड़ की छाया तलाश रही थी और मैं कहीं देख रही थी कि कोई पेड़ मिले और मैं उसकी छाया में थोड़ी देर खड़ी हो जाऊं या फिर बैठ के आराम कर लूं। मुझे एक पेड़ दिखा जो अधमरा था, यानी कि मुझे एक बिल्कुल पेड़ दिखाई दिया जो बिल्कुल अधमरा। एक तो यानी कि पेड़ वो होता है जो बिल्कुल हरे हरे पत्ते, बहुत भारी पेड़ होता है, लेकिन एक क्या होता है, कम पत्ते होते हैं, पतला सा हल्का सा पेड़ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अधमरा सा। मैं बैठ गई और पानी पी रही थी और मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीने लगी। तभी पेड़ का एक शिखर आकर मेरे पानी के बोतल से पानी गिरा दिया और तभी पेड़ के शिखर से, यानी कि कोई भी टहनी वगैरह कुछ भी, एक पेड़ का हिस्सा आकर और मेरी पानी की बोतल गिर गई और उससे पानी गिरा दिया। मैं सहम गई और पेड़ को देखी तो ऐसा लगा मानो पेड़ मुझसे कहना चाहता है, लेकिन मैं ये सब देखकर अचानक से डर गई, सहम गई। फिर मैंने पेड़ को ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पेड़ मुझे कुछ कहना चाह रहा है।
फिर पेड़ की आवाज़ सुनाई दी, और फिर मुझे पेड़ की बातें सुनाई दी, उसकी पेड़ की आवाज़ सुनाई दी कि मुझे पानी की ज़रूरत है। आज सालों बाद पानी देखकर मैं रोक नहीं पाया और तुम्हारे पानी को गिरा दिया। और उसने क्या कहा कि सालों तक कि बहुत सारे सालों के बाद मैंने पानी को देखा है और मैं पानी को देखने के बाद रुक नहीं पाया, तो इसलिए मैंने तुम्हारी बोतल से पानी को गिरा दिया, क्योंकि तुम मानव की तरह हम मानव का भी प्यास लगती है, यानी कि तुम लोगों की तरह हमें भी प्यास लगती है। जैसे लोगों को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ऐसे ही पेड़ों को भी तो लगती है। आगे चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी रक्षा करो, यानी कि पेड़ कह रहा है अब कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रक्षा करो। फिर मैंने पेड़ से कहा कि मैं पेड़ पौधों को पसंद करती हूँ और पर्याप्त पानी देती हूँ, और उन्हें पानी की जितनी ज़रूरत होती है उन्हें उतना पानी देती हूँ, मगर अब से तुमको भी हर रोज़ पानी दूंगी। तो यह सुनकर पेड़ खुश हो गया, और तब से वह पेड़ और मैं एक दोस्त बने, क्योंकि वो रोज़ जाती उस पेड़ को पानी दिलाती, तो उन दोनों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। आज वह पेड़ मेरे प्रयास से जीवित हो गया, यानी कि उसमें पानी डालेंगे तो पेड़ बिल्कुल से फिर से क्या हो गया, हरा भरा हो गया। मुझे देखकर भी लोग उस पेड़ को पानी देते हैं, और फिर उसको देखकर और लोग भी उस पेड़ को पानी देने लगे। पेड़ सबको शीतलता प्रदान करता है। अब जब पेड़ में बहुत सारे पत्ते होंगे, पेड़ हरा भरा होगा तो ठंडी हवा देगा, तो अब पेड़ सबको शीतलता प्रदान करता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। समुद्र के तट पर, यानी कि समुद्र के किनारे बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों पड़ती? यानी कि जो समुद्र के किनारे नगरें बसी हुई हैं, गांव शहर जो भी हैं बसे हुए हैं, उनमें ठंड के टाइम तो ज़्यादा ठंड होती है और गर्मी के समय में अधिक गर्मी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? समुंदर के तक नहीं बच्चों, यहाँ पे तट आएगा, यानी कि समुंदर के किनारे पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी इसलिए नहीं पड़ती, यानी कि अधिक ठंड के समय में ज़्यादा ठंड नहीं होगी और ज़्यादा गर्मी के समय में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, जिसके मौसम में संतुलन बना रहता है। अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं होती, ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। नमी के कारण वहाँ का जो वातावरण है, जो वो संतुलन है, यानी कि जो मौसम है वहाँ के वातावरण का संतुलन बना के रखते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। पेड़ के भीतर फुवारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? फुवारा जैसे कि हमारे यहाँ वॉशरूम वगैरह में लगा होता है ना, जिसके हम नीचे नहाते हैं, शावर को बोलते हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? तो जानकारी प्राप्त कीजिए। वनस्पति शास्त्र में इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। छात्र अपने विज्ञान शिक्षक के सहयोग से उपरोक्त कार्य को पूरा करेंगे, यानी कि विज्ञान साइंस की टीचर से पूछकर इस काम को पूरा करेंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आगे है पाठ से आगे के निबंध, अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है
पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का आधार लेकर ओस की बूंद की यात्रा का वर्णन किया है, यानी कि ओस की बूंद की यात्रा के बारे में बताया है। ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी और जल से होते हुए पेड़ के तने तक की यात्रा करती है। तो इस कहानी की भांति आप भी लोहे या फिर प्लास्टिक की कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। आज मैं अपने घर के मेन गेट में लगे लोहे के दरवाजे की कहानी उसकी जुबानी सुना रहा हूँ। तो आप सुनिए। मैं पहले लोहो अयस्क के रूप में था, यानी कि सिर्फ एक लोहे के रूप में था, उसकी कोई भी पहचान नहीं थी। इस प्रकार मैं कच्ची अवस्था में था, यानी कि जब कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं बनी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कच्ची अवस्था ही बोलते हैं। वहाँ से मैं कारखाने में लाया गया और फिर उसको कहाँ लाया गया, कारखाने में लाया गया और फिर कारखाने में मुझे पिघला कर सांचे में डाला गया, यानी कि उसमें एक प्रकार का रूप दिया गया, शेप में बनाया गया। इस प्रकार मैंने फिर एक आकार ग्रहण कर लिया, कोई भी शेप ग्रहण कर ली। इस आकार को और आगे पीट कर चौरस कर दिया गया और फिर मुझे चौरस बना देने की बिल्कुल चार कोनों से भरा हुआ बनाया गया। फिर मुझे आपकी आज्ञा अनुसार, यानी कि फिर अगर कोई जिस भी डिज़ाइन का कहते हैं तो उस डिज़ाइन में उसको बना देते हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार एक निश्चित डिज़ाइन में ढालकर दरवाजे की शक्ल दे दी गई। फिर नट बोल्ट में कस दिया गया, फिर उसमें पेंच नटे वगैरह कस दिए गए। इसे पेंट भी करके खूबसूरत बना दिया। तो आपके घर की सुरक्षा के साथ साथ शोभा सुंदरता बढ़ाने हेतु आपके घर की चार दीवारी में उपयुक्त स्थान पर फिट कर दिया गया और मैं खूबसूरत भी हो गया हूँ और आपके घर की रक्षा भी करता हूँ। आज मैं आपके यहाँ एक निर्जीव पर भरोसेमंद द्वारपाल की भूमिका निभा रहा हूँ। लेकिन वह तो क्या, कहने के लिए तो वो निर्जीव है, लेकिन फिर भी वो हमारी कितनी रखवाली करता है, हमारे घर की कितनी रक्षा करता है। वो था हमारा प्रश्न नंबर 1। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 2। अन्य पदार्थों के सामने जल की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो अन्य पदार्थों से जल की इन अवस्थाओं में एक विशेष अंतर यह होता है कि जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था हल्की होती है। यानी कि जो तरल अवस्था है वो तो यानी कि जैसे पानी है वैसे ही है पानी, तो वो तो ज़्यादा हैवी होता है। लेकिन अगर पानी को ठोस में बदल देंगे, अगर उसको हम बर्फ़ बना दें तो वो उससे हल्की हो जाएगी। तो इसका कारण बताइए ऐसा क्यों होता है। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। जल से यानी कि पानी से बर्फ़ हल्की होती है। अगर हम एक बाल्टी पानी लेते हैं और हम उसी एक बाल्टी पानी की बर्फ़ जमा लेते हैं तो उस लिक्विड पानी से वो बर्फ़ हल्की होगी। कहने के लिए तो पानी तो बराबर है, लेकिन वो बर्फ़ हल्की होती है। तो ऐसा क्यों होता है? यह एक निर्वाहवाद सत्य है, यानी कि यह एक सत्य बात है। वैज्ञानिक कारण से, साइंटिस्टों के कारण से ऐसा होता है कि प्रस्तुत तथ्य के अंतर्गत वैज्ञानिक कारण यह है कि बर्फ़ ठोस अवस्था में होने के कारण इसका घनत्व जल के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। कि जो यानी कि ठोस चीज़ें हैं वो हमेशा लाइट वेट की ही होती हैं।
इसके उदाहरण के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है कि 1 लीटर के आयतन में जितना जल समाएगा उसी आयतन में जल की अधिक मात्रा आएगी। तो समान आयतन या फिर मिला जुला कर कह सके कि उस क्षेत्र में बर्फ़ की कम मात्रा आ पाने के कारण ही यह पानी से हल्की हो जाती है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 3। पाठ के साथ केवल पढ़ने के लिए दी गई पाठ्य सामग्री हम पृथ्वी की संतान का सहयोग करके पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखिए। तो चलिए, पर्यावरण अर्थात एक ऐसा आवरण जो हम चारों ओर से ढके हुए हैं। यानी कि पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे चारों ओर होता है, यानी कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, जो चीज़ें हमारे चारों ओर होती है वही हमारा क्या होता है? पर्यावरण होता है। पूरी प्रकृति विशाल परिस्थिति की तंत्र है। मनुष्य के जीवन में धरती, आकाश, नदियाँ, पेड़ पौधे, हवा, जल, खनिज पदार्थ आदि सभी विशेष महत्व रखते हैं। सभी का अपना अपना स्थान है, अपना अपना प्रयोग है। लेकिन मनुष्य केवल अपने स्वार्थ से ही प्रेरित रहता है। लेकिन मनुष्य क्या है? अपने स्वार्थ, यानी कि सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण ही उन चीज़ों को देखता है। आज विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी, यानी कि पूरे विश्व की जो सबसे प्रसिद्ध नदियां हैं, फेमस नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स आदि पूर्णतः बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी हैं। पृथ्वी के ऊपर जोन गैस की मोटी परत भी हमारी रक्षा कवच, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जोन गैस की एक मोटी सी परत है वो भी हमारी एक रक्षा कवच है। वह भी हमें खतरे में पड़ी है और वह भी हमारी बिल्कुल खतरे में पड़ी हुई है। इसलिए सूर्य का ताप धरती की ओर बढ़ता जा रहा है। जो सूरज की जो गर्मी है, सूरज का ताप, वो धरती की तरफ और अधिक बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व हेतु चिंता का विषय है। इसलिए पूरे विश्व में वायु, ध्वनि, जल, संपूर्ण पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाने हेतु प्रयास जारी है। यानी कि इन सभी को बचाने के लिए, इनको दूषित है ये, तो प्रदूषण से बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए पर्यावरण दिवस व पृथ्वी सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को बचाओ। आज सभी का यह कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय सीमाओं के बंधनों में न रहकर पूरे विश्व के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाए। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन यापन की सभी आवश्यकताएं यह धरती हमें प्रदान करती हैं और हमें आत्मरक्षा हेतु अपने स्वयं की रक्षा के लिए पृथ्वी की भी रक्षा करनी चाहिए। भूमि हमारी माता है और हम पृथ्वी की संतान, इनकी पृथ्वी क्या है? हमारी माता है। तो जो माता है तो हम उसकी क्या हैं? संतान हैं। तो इस कथन को परितार्थ करना होगा, इसको हमें पूरा करना होगा। हमें अपनी पृथ्वी को, हमें अपनी माँ को बचाना होगा। ये था हमारा प्रश्न और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।